हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, उसके जितने भी केसेस थे सब सीख चुके हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे कॉस्ट कौन सी होती है। जैसे मैंने आपको बता रखा है बेसिक वीडियोस में, जब हम डेट इशू करते हैं यानी कि डेट हम जब लेते हैं रेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेट रेज करते वक्त हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है, जितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो क्या बन जाती है, डेट की कॉस्ट बन जाती है। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर में भी क्या होगा, जो आपके पास जो आप डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, जो जितना भी डिविडेंड आप पे करते हैं वो सभी क्या बन जाती है, आपके लिए कॉस्ट बन जाती है, जो कि एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। जैसे कि आपने कई बार लिखा हुआ भी देखा होगा, जैसे लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से कभी कभी आपने 6% देखा। ये जो आगे परसेंटेज है, ये इसी को बताता है कि आपको कितना डिविडेंड पे करना है, यही इसकी कॉस्ट होती है। तो इसको हम जरा सा बुक से रीड करते हैं क्या ये लिखा है इसमें। तो क्या लिखते हैं, कहते हैं ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, fixed rate of dividend is payable on preference shares, but unlike that, the dividend is payable at the discretion of the board of the directors। पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं क्या कहता है। प्रेफरेंस शेयर को हम फिक्स रेट पे जो है डिविडेंड पे करते हैं, जैसे कि हम डेट में करते हैं, लेकिन हल्का सा इसमें फर्क आ जाता है। क्या वो फर्क आता है, डेट में तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो रहा है चाहे वो लॉस हो रहा है, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं, वो कब पे करते हैं, जब हमारे पास यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तभी वो पे करती है। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी भी होती है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, चॉइस होता है। यानी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या है, चॉइस होती है कि वो पे करे या ना करे। ऐसी कोई लीगल बाइंडेशन नहीं, बाइंडिंग नहीं है कि आप जब भी आप प्रेफरेंस शेयर लोगे तो आपको इनकम मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कंपनी को ये पे करना पड़ता है। अब ये पे क्यों करते हैं, इसके काफी सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या क्या हैं, कहता है सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैरी अ प्रायर राइट टू रिसीव डिविडेंड ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे कि हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, तो उसमें से एक राइट बताता है, कहता है इन सबको यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। किससे पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। देयरफॉर the firm pay out the dividend to its preference shareholder, it will not be able to pay anything to equity shareholder। या अगर उसको पेमेंट नहीं करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनको भी जो है हम इक्विटी को भी पैसे नहीं दे पाएंगे। पहला रीजन ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर होते हैं, और उनको पैसा चाहिए चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर आर यूजली cumulative, which means that preference dividend will get accumulated till it is paid। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रेफरेंस शेयर में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कम्युलेटिव होता है, नॉन कम्युलेटिव होता है, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक पार्ट आया कम्युलेटिव प्रेफरेंस का। कहते हैं जैसे कि आप सबको पता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं, वो शेयर होल्डर जिनके पास अगर एक साल हमने पेमेंट नहीं की तो अगले साल हमें उनको जब भी पेमेंट कर रहे हैं वो प्लस करके देनी पड़ती है। यानी कि जब तक हम उनको पूरी की पूरी पेमेंट नहीं करते, मान लो एक साल लॉस हो गया, हमने पेमेंट नहीं की, नेक्स्ट ईयर आया हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ते हुए उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो कहते हैं जब तक, क्या कहते हैं, जब तक एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन एरियर्स नो डिविडेंड कैन बी पेड टू शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, कहते हैं जब तक आप डिविडेंड क्लियर नहीं करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, आपको यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड कब मिलेगा, जब आप प्रेफरेंस की पूरी पेमेंट कर दोगे। अच्छा, अभी इक्विटी को पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रही, कहते हैं सबसे पहले हमें पता है जो लिक्विडिटी ऑर्डर यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमें पेमेंट करनी होती है सबसे पहले प्रेफरेंस और इक्विटी में कंपेयर करते हुए,
तो प्रेफरेंस को पहले पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मैं पहले वाले पर्सन को ही पेमेंट नहीं कर पा तो लास्ट वाले पर्सन को पेमेंट कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो कहते हैं सबसे पहले आप फर्स्ट वाले की पेमेंट को पूरा करें, उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दें। तो इसीलिए बोला गया, कहते जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करोगे इक्विटी शेयर होल्डर को भी पैसा नहीं मिलेगा। एक ये रीजन भी है कि उनको पेमेंट रेगुलर होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते, इफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में entitle their holders to participate in the management of the company as voting rights। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमने जैसे पढ़ा हुआ है कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होते, तो पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव दोनों होते हैं। कहते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहे, आप पेमेंट 1 साल हो गया 2 साल हो गया नहीं कर पा रहे, तो उनके पास भी क्या आ जाएगा, उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। वो मैनेजमेंट के जो काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट सारे के सारे प्रेफरेंस वाले भी कर पाएंगे। इसीलिए हम उनकी पेमेंट करते हैं ताकि वो और ज्यादा दखलंदाजी ज्यादा ना हो पाए, ठीक है, ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो पाए, इसलिए हम उनकी रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे तो मुझे किसी और से पैसा लेना होगा, तो वो भी यही सोचेगा भाई उनकी पेमेंट तू करता नहीं, मेरी पेमेंट तू कैसे कर देगा। इसलिए एक ये भी वजह है। क्या लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है उसमें यही लिखते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एडवर्सली अफेक्ट्स द फंड रेजिंग में दिक्कत जो है क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की उसको भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको कोई उनकी इक्विटी खरीदना नहीं चाहता, जिसके कारण लोगों पास जो कंपनी है उनके पास पैसा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कहते हैं भाई इसीलिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे हम उनको पे करेंगे। अब हमने ये तो पता कर लिया भाई डिविडेंड देना जरूरी क्यों है। अब बात करें इनके फॉर्मूलाज वगैरह क्या क्या होते हैं, इसको किस तरह से हमें डिवाइड करना है। कहते हैं डिविडेंड जो है रेगुलर बेसिस पे पे किया जाता है एक्सेप्ट व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। हम मानते हैं आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप मत देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट है तो आपको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी डिविडेंड की, तो वो डिविडेंड क्या बन जाता है, इनकी कॉस्ट बन जाता है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं हमारे जो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर बताए गए हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। जैसे कि मैंने आपको डेट में भी यही करवाया था, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। वैसे यहाँ पे रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट इरिडीमेबल को हम क्या बोल सकते हैं, परपेचुअल। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, परपेचुअल को क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। और जो दूसरे हैं उनको रिडीम करना पड़ता है, यानी कि उनकी लाइफ जो है कुछ पीरियड के लिए फिक्स होती है, 4 या 5 6 साल जितने भी उन्होंने रखा होगा वो फिक्स रहती है। तो अब क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला रीड करते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है। जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है, कोस्ट को हम क्या लिखते हैं, कोस्ट को हम लिखते हैं के, कोस्ट को क्या लिखते हैं के। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस की कोस्ट निकाल रहे हैं, तो हम पी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में जो डिविडेंड है वो क्या है, इसकी कॉस्ट है, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, डी से डिविडेंड है, यानी कि जो एनुअल डिविडेंड हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस वालों को वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, वही पहले वाला एनपी रहेगा, इनटू 100। जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने अपने नोट्स के अंदर इसको भी वैसे ही लिखना है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। क्या लिखवाया था मैंने आपको, कि हम अब जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट तो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे आप आईपीएससी को। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हम जो जो केसेस पढ़ेंगे वो केसेस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर भी हम पार पे इशू करते हैं, पार के बाद हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। अच्छा, इसमें डिस्काउंट पे नहीं होते इशू, ये ध्यान रखना, डिस्काउंट वाला केस इसमें नहीं आएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट और भी है जो टैक्स से रिलेटेड था। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एडजस्टेड फॉर टैक्सेस। ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम टैक्सेस में, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड आफ्टर द कॉर्पोरेट टैक्स हैव बीन पेड। जब हम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद ही हम किसको जो है डिविडेंड इसका पे करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले जो टैक्स के लिए पढ़ा हुआ है 1 - टी करके चलते थे, अब ऐसा नहीं करना आपने।
आपको जो टैक्स वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूँ वो कैसे करना है, लेकिन ऐसे 1 - टी आपने नहीं करना। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसमें सब कुछ क्या क्या लिखता है। कहते हैं एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड इशू 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। क्या कहता है 25,000 प्रेफरेंस शेयर इशू हुए 100 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 25 लाख रुपए। कितने हो गए 25 लाख रुपए के हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं 8%, यानी कि इसका जो 8% है वो क्या है डिविडेंड है। ठीक है, फिर अब बोलता है कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर। कॉस्ट कितनी है ये 2 रुपए पर शेयर आई है, यानी कि जितने शेयर आपने इशू किए कितने की है 25,000, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसका डबल, तो 50,000 कॉस्ट आई है। यानी कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था फ्लोटेशन कॉस्ट, वैसे ये कॉस्ट है हमारे पास इशू की 2 रुपीज पर शेयर। अच्छा, अब हमें बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ दीज शेयर आर इशूड पर प्रीमियम। पार और प्रीमियम पे इशू करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना बनेगा 25 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे, 25 लाख का 8% 2 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमने लिखा अपने फॉर्मूला में, हम प्रेफरेंस की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमने लिखा 2 लाख रुपए, डिवाइड किससे करेंगे एनपी। एनपी कितना है हमारा 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख रुपए हो गया ना, ये 25,000 इंटू 100 25 लाख हो गया। हमने अपना 25 लाख लिखा, लेकिन हमें पता भी नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालते हैं। नेट प्रोसीड निकालने के लिए हमारे पास अगर वो डिस्काउंट पे इशू है तो उसे लेस करते हैं, अगर वो प्रीमियम पे इशू है उसे प्लस करते हैं, अगर उसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आती है तो उसे भी लेस किया जाता है। तो 25 लाख में 50,000 को लेस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 24,50,000। तो इसको सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं 24,50,000। ठीक है, कितना 24,50,000 इंटू 100। कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8.16। इसी तरह से हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं प्रीमियम वाला। अब वो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट अ प्रीमियम 10% प्रीमियम पे इशू करना है तो क्या केस होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन जो लिखते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड हमारा 2 लाख रुपए है, डिवाइड किससे करेंगे हम नेट प्रोसीड्स में 25 लाख है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम की अमाउंट है, प्रीमियम की अमाउंट क्या होती है प्लस होती है। प्रीमियम किस पे चार्ज होगा फेस वैल्यू पर, तो फेस वैल्यू 25 लाख है, 25 लाख का 10% कितना होता है 2,50,000 रुपए। फिर माइनस करेंगे हम इसकी कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपए। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा इंटू 100 कर कर सोल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 2 लाख और नीचे बन जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में बन जाएगा 27 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 100 सोल्व किया 7.41 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब जो थोड़ा सा टैक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या रहता है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 को समझेंगे क्या बोलता है। तो लिखा हुआ है उसके अंदर हिंद लिमिटेड इशू 40,000 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 200 ईच। 200 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर इशू होता है, जो हम इशू करते हैं वो गिनती कितनी है 40,000 शेयर्स की है। 40,000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 लाख रुपए बन जाएगा। 80 लाख रुपए के हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है सेल प्राइस का 2%। सेल प्राइस कितना होगा वही 80 लाख रुपए ही सेल प्राइस माना जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस का यानी कि इशू प्राइस रहेगा आपका कितने पे आप इशू करें कितने पे आप उसको बेच रहे हैं, तो वो 80 लाख रुपए है उसका 2% चार्ज होगा। हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट पार वैल्यू प्रीमियम वैल्यू। ऑल्सो compute cost of preference in these situation assuming 10% dividend tax 10% डिविडेंड टैक्स। तो क्या बोलता है, बोलते हैं आपको पार और प्रीमियम का केस आपको सोल्व करना है, साथ ही साथ आपको इन दोनों केस पर फिर टैक्स के अकॉर्डिंग भी सोल्व करके बताना है कि इनकी कॉस्ट क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिविडेंड क्या बनेगा। डिविडेंड क्या बनेगा तो हमने कैलकुलेट करा
तो 40,000 को 200 से मल्टीप्लाई करा तो 80 लाख रुपए आया। 80 लाख का 9% हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाती है 7,20,000। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया तो ये 7,20,000 हमारा डिविडेंड आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पार पे इशू करना था। पार वैल्यू हमारे पास यानी कि पार पे यानी कि नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। तो हमने अपना डिविडेंड लिखा, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है ये याद रखें, सबसे पहले आप हर बार फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला आपके पास केपी का यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है, डी अपॉन एनपी इंटू 100। तो डी हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना था, 7,20,000। अब एनपी को कैलकुलेट किया जाए थोड़ा सा। एनपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, फेस वैल्यू कितनी है, हमने कहा सर 80,000 है, यानी कि 80 लाख रुपए है, 80 लाख रुपए है। फिर हमने कहा इस पे 2% सर कॉस्ट बताई गई थी, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो क्या उससे लेस करेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, एकदम सही बता रहे हैं आप। 80 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 80 लाख का 2%, 1,60,000। कितना आ जाएगा, 1,60,000। तो 80 लाख में से, किस में से, 80 लाख में से 1,60,000 को माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 78,40,000 रुपीज, 78,40,000 रुपीज। ठीक है, अब 7,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 78,40,000 को सोल्व करेंगे, रिजल्ट कॉस्ट कितनी बताएगा, 9.1836। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 9.18 हम लिख देंगे। इस तरह से फिर हम प्रीमियम का सोल्व करते हैं पार्ट एक। तो नॉर्मल प्रीमियम पे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि प्रीमियम में वैल्यू ऐड हो जाती है। 80 लाख हमारे पास नेट प्रोसीड बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 80 लाख फेस वैल्यू थी, प्लस कर दी प्रीमियम की अमाउंट। प्रीमियम हमें कैलकुलेट करना आता है, कैसे करते हैं, जो वैल्यू है यानी कि 80 लाख रुपए जो है उसका कितना परसेंट बोला गया हमें क्वेश्चन में, अगर देखते हैं तो बोलते हैं जो प्रीमियम है वो 10% है। कितना है, 10% जो है उसमें ऐड कर देंगे। 10% को ऐड किया तो ये 88 लाख यानी कि 88 लाख रुपीज हो जाएगा। 88 लाख में से माइनस कर देंगे 2% की सेल वैल्यू। अच्छा, अब सेल वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या क्यों चेंज होगी, अब आपने प्रीमियम पे इशू किया है सर, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू थी, जो वैल्यू थी उस पर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, ऐड करा तो वो 8 लाख रुपए बना था प्रीमियम मेरा, तो सेल वैल्यू कितनी आएगी, 88 लाख रुपीज। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, 88 लाख रुपीज का 2% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 176, यानी कि 1,76,000 आप 88 लाख में से लेस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 86,24,000 रुपीज। ठीक है, 86,24,000, इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया। अच्छा, ये केस हमने अभी अभी जस्ट सीखा ही था। अच्छा, अब जो मेन है, जो सिखाने वाला है, टैक्स वाला केस कैसे होगा सोल्व, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या बोलता है, आपके पास टैक्स रेट 10% है, हमने कहा जी हाँ है। कहता है जी आपके पास ऐसा रहेगा इसके टाइम पर, टैक्स के लिए डिविडेंड में टैक्स को जोड़ दें आप, तो आपके पास जो आ जाएगी डिविडेंड, यानी कि आपके पास जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी, डिविडेंड जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। जैसे कि आप हर बार यहाँ पे देखेंगे तो 7,20,000 रुपए लिख रहे थे, 7,20,000, ऐसा क्यों लिख रहे थे आप, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि आपके जो शेयर की वैल्यू है 80 लाख रुपए, उसका 9% जो है वो 7,20,000 होता है। हमने कहा हाँ जी। कहते हैं जी अब आप टैक्स की पेमेंट करोगे तो टैक्स इसमें डिविडेंड में जोड़ देना। हमने कहा जी ठीक है। तो हमने किया 7,20,000 हमारा जो बनता है डिविडेंड, हमने वो लिखा। टैक्स रेट जो क्वेश्चन में गिवन था, जो हमने इंटरेस्ट डिविडेंड कैलकुलेट किया उस पर चार्ज कर देंगे तो रिजल्ट आता है 72,000 रुपए। तो 7,20,000 में 72,000 यानी कि 72,000 जोड़ देंगे तो रिजल्ट 7,92,000 रुपीज आ जाएगा। तो इसका अब हमें यूज करना है, तो हमने लिखा 7,92,000। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, पार के टाइम पर किससे किया था डिवाइड, देखेंगे तो हमने लिखा था पार के टाइम पे 78,40,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया था, सबको याद है, हमने कैसे कैलकुलेट किया, 80 लाख रुपीज था, उस पर 2% हमने लेस किया था। 2% क्यों लेस किया, क्योंकि वहां पर बोला गया था फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है सेल वैल्यू की। सेल वैल्यू 80 लाख रुपए था, उसका 2% कैलकुलेट करा था हमने, फिर लेस कर दिया था, तो हमने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया। इन 200 सोल्व किया, 10.1% आ गया। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ईजी था। ये याद रखना, डेट के टाइम पर
डेट के टाइम पे आप क्या करते थे, इंटरेस्ट में 1 माइनस टी किया करते थे, यही करते थे। लेकिन अब याद रखना, प्रेफरेंस के टाइम पर आपने ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना, आपने प्रेफरेंस के टाइम पर आपका डिविडेंड में प्लस करना है, जो कि टैक्स रेट होगा, रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट, ठीक है, उसे ऐड करना है, ये याद रखना। अच्छा, प्रीमियम वाले केस में भी हमारे पास डिविडेंड तो वही रहेगा, यानी कि जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू, डिविडेंड प्लस टैक्स वाली वैल्यू, डिविडेंड टैक्स जिसे बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड टैक्स बोला जाता है, वो कितनी है, 7,92,000 रुपीज। अच्छा जी, अब 86,24,000 कैसे आया था, सबको बताया था मैंने, कैसे आया था। जो आपके पास 80 लाख रुपए हैं, उसमें जो 80 लाख रुपए हैं उसमें आपने प्रीमियम की अमाउंट जोड़ दी, उसमें फिर आपने क्या किया, माइनस करवा दिया, माइनस करवा दिया, क्या माइनस करवा दिया, जो आपकी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू 88 लाख रुपीज है, उसका 2% लेस करवाया था, रिजल्ट 86,24,000 रुपये बन गया। इस तरह से हमने इररिडीमेबल का केस पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने पार पे इशू होना, प्रीमियम पे इशू होना, टैक्स रेट वाले क्वेश्चंस। अच्छा, इसी के साथ साथ एक पॉइंट और रहता है, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आप एग्जाम्पल खुद से देखना, ठीक है। मैं आपको ये लेके चलता हूँ सीधा बी पॉइंट पर, यानी कि इसके सेकंड पार्ट पर, रिडीमेबल वैल्यू के क्वेश्चंस पर, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू के क्वेश्चंस पर तो हमने जैसे अभी लिखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे थे इरिडीमेबल वाली, अब लिखेंगे हम अपने उसी पेज पर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आरपीएससी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको आपने फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट में अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर लिखेंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होंगे, ठीक है। फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम कहते हैं हम कॉस्ट निकाल लेंगे प्रेफरेंस की, कॉस्ट निकाल लेंगे हम रिडीमेबल पे रेफरेंस की। तो यहाँ पे हम, ये फर्क क्या रहेगा इसके अंदर, इसमें आर साथ में आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ही बात रहेगी अभी कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। कॉस्ट प्रेफरेंस की रिडीमेबल वैल्यू पर कैसे निकाल लेंगे, उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड है हम उसे लिखेंगे, डिविडेंड है, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, 1/n, कितने साल के बाद हमें उसे रिडीम करना है, आर वी माइनस एन पी, ये तो पुराने वाला ही चल रहा है, 1/2 आर वी प्लस एन पी इंटू 100। तो ये हमारा पहले वाला फॉर्मूला ही रहेगा, पहले वाला, यानी कि जब हम डेट को सोल्व करते थे, जब हम डेट को सोल्व करते थे रिडीमेबल वाला, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, जल्दी से बताएगा, कौन बताएगा, जिसको पता है वो कमेंट करेगा, मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट प्लस 1/n आर वी माइनस एन पी अपॉन में 1/2 आर वी प्लस एन पी, यही करते थे। जब टैक्स वाला आता था तो आई के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे 1 माइनस टी, ठीक है ना, बस यही फॉर्मूला था। अब भी आपके पास वैसा सही ही है, यहाँ पे डिविडेंड यूज होगा, बस डी यूज होगा। तो इसके क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, यानी कि अब क्या होगा कि हम जो शेयर्स हैं, यानी कि प्रेफरेंस कैपिटल है, उसे भी हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं या पार पे इशू कर रहे हैं, तो इस तरह से रिडीम भी उसी वैल्यू में कर रहे हैं, यानी कि कभी कभी प्रीमियम पे कर रहे हैं, कभी पार पे कर रहे हैं। तो उसके क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, तो उसके भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक कंपनी इशूज 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 250 रुपीज ईच एट प्रीमियम 5%। तो ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है किस चीज की, शेयर कितने इशू कर रहे हैं, 10,000, वैल्यू कितनी एक शेयर की, 250, तो रिजल्ट आया 25 लाख रुपए। इसका 5% प्रीमियम देंगे, तो प्रीमियम हमारे पास जोड़कर वैल्यू बन जाती है 26,25,000 रुपए, ठीक है, 26,25,000 रुपए, यानी कि 1,25,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी किसकी, प्रीमियम की। फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं रिडीम होगा 5 साल के बाद, लेकिन पार पर। हमने कहा ठीक है, कहता फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने सबसे यहाँ पे अपने पहला फॉर्मूला लिखा कि फॉर्मूला क्या रहेगा, उसके बाद जो जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डिविडेंड कितना रहेगा,
मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो रेट है वो प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा हुआ है वो 8% था। किसका 8% निकालना है? 25 लाख रुपए का। 25 लाख कहाँ से आया? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से आएगा। आपके पास 10,000 शेयर्स थे, 250 का एक है। सोल्व करा, आंसर आ गया 25 लाख। परसेंटेज निकाल लोगे, 2 लाख रुपए आ गया। अच्छा, डिविडेंड आ गया। एन नंबर ऑफ ईयर कितने हैं क्वेश्चन में? 5 ईयर्स हैं, 5 साल बाद रिडीम करने हैं हमारे पास। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 5 साल बाद रिडीम करने हैं। उसके बाद आर बी लिखा हुआ है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आर बी को कैलकुलेट करेंगे। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितने पे है? पार पर, यानी कि 25 लाख एज इट इज आ जाएगा। नेट प्रोसीड्स कितनी आएंगी? नेट प्रोसीड्स के लिए आपके पास फेस वैल्यू है 25 लाख, प्लस प्रीमियम की अमाउंट है, मैंने भी आपको बताया था कैलकुलेट कर 1,25,000 आएगी। और टोटल कितना होगा? 26 लाख। 25,000 हो जाएगा। लेकिन इस पे फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पहले नहीं पढ़ा, तो उसको माइनस करेंगे। कितना है? 2%। सर ये 2% अब किसका लगेगा? 26,50,000 का या 25 लाख का? इसने क्या बोला क्वेश्चन में? फेस वैल्यू बोली है, इशू वैल्यू बोली है? सर फेस वैल्यू बोली है। तो फेस कितना है इसका? 250 रुपये। 10,000 शेयर के अकॉर्डिंग तो अमाउंट कितनी आएगी सर? 25 लाख। तो किस पे चार्ज होगा? वेरी गुड, एकदम सही बता रहे हैं, 25 लाख पे। 26,50,000 पर 26,25,000 पर कब कैलकुलेट होगा? जब यहाँ पे या तो इशू लिखा होगा या सेल वैल्यू लिखा होगा, ये याद रखना। अभी फेस वैल्यू थी, तो यहाँ पे 2 लाख किसका करेंगे? 25 लाख का सोल्व करेंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। सारी वैल्यू हमने लिख ली, फॉर्मूला हमें पता है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि 2 लाख रुपए हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड लिखा, प्लस 1/n, वो 5 ईयर्स है, उसको लिखा। 25 लाख रुपए रिडीमेबल वैल्यू है, यानी कि आर वी है। नेट प्रोसीड्स कितनी है? अच्छा, कैलकुलेट नहीं किया अभी, कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 26,25,000 में माइनस करेंगे 25 लाख का 2%, कितना होता है? 50,000। कितना होता है? 50,000। इसकी भी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, 50,000 लेस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 25,75,000। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे 25,75,000। 75,000, 25,75,000। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये माइनस में आ रहा है, क्या माइनस में चल जाएगा क्वेश्चन हमारा? यस, एकदम हो सकता है थोड़ा सा माइनस में चला जाए, लेकिन एंड रिजल्ट आपके पास प्लस का ही रहेगा, ये याद रखना। 1/2, 25 लाख प्लस 25,75,000 रुपए। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कईयों को आ रही है, चलो कोई ना, आप उसको वैसे कर देते हैं, नॉर्मल जो लिखते हैं यहाँ तक, नॉर्मल कर देते हैं इसको। 25,75,000 रुपए, ठीक है। सोल्व करते हैं कैलकुलेशन को, 2 लाख एज इट इज, प्लस अब क्या करेंगे? 25 लाख में से 25,75,000 माइनस हुआ, तो रिजल्ट क्या है? 75,000 आया। वेरी गुड, 75,000 आएगा सर, माइनस का 5 से जो डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 15,000, वो भी माइनस का, माइनस का 15,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, और 25,75,000 को जोड़कर आधा करना है, तो रिजल्ट आता है 25,37,500। ठीक है, कितना आता है? 25,37,500 इंटू कर देंगे हम 100 को। कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। 2 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, 2 लाख में से 15,000 को माइनस कर देंगे, रिजल्ट आता है हमारे पास 1,85,000। 1,85,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 25,37,500 से। कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 25 लाख से डिवाइड करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 तो हमने कर ही दिया, वैल्यू आती है 7.290, तो हम लिख देंगे 7.29% हमारा रिजल्ट हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर इसको 30 क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 9 बड़ा है तो हम कैरी दे देंगे, 7.3% इसको हम लिख सकते हैं, या 30 लिख। तो ये इस तरह से रिडीमेबल वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके मैंने आपको सारे केसेस बता दिए,
अच्छा, अभी आप कहोगे सर रिडीमेबल वैल्यू अगर प्रीमियम पे होगी तो क्या होगा? जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 25 लाख मान लेते हैं, इसने बोलता रिडीम होंगे 10% प्रीमियम पर, रिडीम हो गए 10% पर, तो 25 लाख का 10% कितना होता है? 2,50,000 रुपये। जोड़कर आप बता देंगे सर 27,50,000 रुपये आ जाएगा। ये कब होगा? ये प्रीमियम का केस बता रहा हूं मैं। कौन सा प्रीमियम? रिडीम पे। रिडीम जो होंगे वो प्रीमियम पे अगर होता है तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर सारे केसेस तो मैंने आपको करवाने ही है, वैसे मैंने आपको मेन आपको बता दिया। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होने हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। नहीं होंगे तो कल की वीडियो में आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।